नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में जो कि कोरिलेटेड है पिछले वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नेटवर्किंग मॉडल से। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि नेटवर्क मॉडल कैसे किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम करने और उसकी ड्यूरेशन को कम करने में आपकी मदद करता है। हमने बेसिक पे बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मॉडल के थ्रू कैसे नेटवर्क डायग्राम बनाया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं और कैसे उनका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि हमने लास्ट वीडियो में जो कंपोनेंट्स पढ़े थे वो क्या थे। तो दोस्तों, नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए आपको जिन कंपोनेंट्स पर ध्यान देना है वो आपके हैं इवेंट, जिसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे और इसे नोड भी कहा जाता है। तो इवेंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक मर्ज इवेंट, जहाँ पे जिस इवेंट पे बहुत सारी एक्टिविटी आकर के मिले। दूसरा होता है बर्स्ट इवेंट, एक इवेंट से बहुत सारी एक्टिविटीज़ निकल रही हो। तो दिखाने का तरीका, मर्ज को हम इस तरह से दिखाएंगे और बर्स्ट को हम इस तरह से दिखाने वाले हैं। एक्टिविटीज़ की बात करें, इट इज़ ऑलवेज शोन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट अ एरो। एरो के ऊपर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी ऑपरेशन होता है वो एरो पे दिखाया। दिस इज एन एक्टिविटी एंड दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। ये इवेंट्स है। इवेंट इज एन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी माइलस्टोन ऑफ एन प्रोजेक्ट वेयर द ऑपरेशन पार्ट इज शोन एट द एरो पार्ट। इस एक्टिविटी को करने के लिए इसका होना जरूरी है। तो इस एक्टिविटी को बोला जाता है प्रीडिसर एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी, और इसको बोला जाता है सक्सेसिव एक्टिविटी। डमी एक्टिविटीज, इट इज ऑलवेज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ डॉटेड लाइन। ये आपको दो एक्टिविटीज़ के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। इसमें कोई रिसोर्सेज नहीं लग रही होती, कोई कॉस्ट नहीं लगती है, इसकी ड्यूरेशन आपकी जीरो होती है, फिर भी इसे शो किया जाता है ताकि हम दो एक्टिविटीज़, दो इवेंट्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड कर पाए। ब्रिजेस आर जनरली shown to have a interlink with two activities by crossing it। जैसे इस A एक्टिविटी की यदि हम बात करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से है, 5 का 4 से है। पर यदि मैं 5 का 2 से रिलेशन दिखाना चाहूँगा तो ये क्रॉस करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, हम ब्रिजेस का यूज़ करेंगे। यू आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्टिव अबाउट यूजिंग ऑफ ब्रिजेस एंड डमी का हमें कम से कम प्रयोग करना है। प्रोहिबिटेड नहीं है, क्योंकि ये आपके डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इसलिए हमें इन्हें कम से कम यूज़ करना है। नाउ इफ़ यू अवेयर अबाउट दीज कंपोनेंट्स, अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क डायग्राम बनाया कैसे जाएगा। अब इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट, हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपका वो प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर्म, डायग्राम फॉर्म में कैसा लगेगा और जिस पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये बना रहे हैं क्या वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हैव अ लुक ऑन अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ एन प्रोजेक्ट विच हैव अ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड शेड्यूल्स। हमने एक प्रोजेक्ट हाइपोथेटिकल बनाया है जिसमें अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स 1 और 2। ये अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है। मीन्स प्रीडिसर एक्टिविटी, सक्सेसिव एक्टिविटीज़ को आप दिखा सकते हो किससे कौन निकला है। तो एक्टिविटीज़ 1, 2, 1, 4, 1, 7 ये आपको एक्टिविटीज़ बता रखी है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, 1 पहले करोगे तभी जाकर के 2 होगी। मीन्स 1 से क्या निकल रही है 2, 1 से क्या निकल रही है 4, 1 से क्या निकल रही है 7। सो 1 इज़ अ प्रीडिसर एक्टिविटी फॉर 2, 4 एंड 7। इस साइड में जितना भी है वो आपका सक्सेसिव एक्टिविटी है और ये आपकी प्रीडिसर एक्टिविटीज़ हैं। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए लगभग आपको 11 एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। टास्क है, जॉब्स हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन आपको बता रखी है कि 1 to 2 करने के लिए 3 दिन चाहिए डेज में आपको ड्यूरेशन, 1 to 4 करने के लिए 2 दिन चाहिए। इस तरह से ये आपका रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन हर एक्टिविटी की आपको बता रखी है। यदि मैं इसे एनालाइज करना चाहूँ तो टोटल 11 एक्टिविटी मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए करनी पड़ेगी और हर किसी की ड्यूरेशन को देखा जाए तो 45 डेज लगने वाला है। यदि आप इस प्रोजेक्ट को करते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा 45 दिन लगेंगे। नहीं दोस्तों, बाय यूजिंग द नेटवर्क मॉडल हम इस 45 दिन को कम से कम करेंगे, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कॉन्करेंट हैं, मीन्स पैरेलल चल सकती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सक्सेसिव हैं कि एक को करोगे तभी दूसरी कर पाओगे। हम कोशिश करेंगे जो चीज़ पैरेलल कर सकते हैं, कॉन्करेंट कर सकते हैं, उनको एक साथ करें, और जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं उन्हें बढ़ाएं, जिससे हमारी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम हो जाए। एक बात याद रखना, जितनी ड्यूरेशन कम होगी उतनी ही कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज हैविंग ए रिलेशन विद मोर द टाइम द मोर विल बी द कॉस्ट। और यदि कॉस्ट आपको कम करनी है तो टाइम ड्यूरेशन को तो कम करना ही पड़ेगा। सो लेट्स वर्क आउट हाउ टू ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम। बहुत सिंपल है, कंटिन्यू रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेट्स नाउ, हमारे पास में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं
उन एक्टिविटीज़ को हम नेटवर्क डायग्राम या एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। एज आई टोल्ड यू, एरो डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा, आप राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते, मीन्स इस साइड से इस साइड में जाने वाला है, ठीक है। हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा एंड पॉइंट नहीं होते। किसी भी प्रोजेक्ट को आप ओपन नहीं छोड़ोगे, मीन्स किसी भी एक्टिविटी को ओपन नहीं छोड़ने वाले हैं। मीनवाइल जब हम बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। हम चालू करते हैं इन सीक्वेंस। 1 से 2 निकला तो 1 इज अ नोड, यदि मैं नोड को हमेशा सर्कल में 1 से 2 निकला है, 2 उसकी ड्यूरेशन है 3 डेज, 3 दिन लगे। 1 से ही आपका 4 निकला है, ठीक है, 4, और इसकी ड्यूरेशन है 2 डेज। 1 से आपका 7 निकला और इसकी ड्यूरेशन है 1 डे। नाउ इफ यू आर हैविंग ए क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर वो 3 दिन जिसमें लग रहे थे उसको आपने एरो कम छोटा बनाया है और 7 वाले को बड़ा बना दिया। एज सच वी आर नॉट ड्राइंग अ टाइम स्केल डायग्राम, तो यहाँ पे कोई स्केल नहीं है, केवल ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपकी एक्टिविटी किस तरह से फ्लो हो रही है। तो छोटा बड़ा आप कर सकते हो, पर आपको फ्लो कैसा लेना है, लेफ्ट टू राइट ही लेना है। नाउ वंस यू कम रीच्ड एट अ पॉइंट 2, अब अगली एक्टिविटी 2 से 3, 2 से 3 जाना पड़ेगा और 2 से 3 आप ये गए। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे। फिर 3 से 6 में आपको 2 दिन लगने वाले हैं। 3 से 6 में आपको 2 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। फिर 4 से 5 में आपको 4 दिन लगने वाले हैं। फिर 4 से 8 आपको 6 दिन लगने वाले हैं। 4 से 8 6 दिन लगने वाले हैं। 5 से 6 यदि आप करते हो तो उसमें आपको 5 दिन लगने वाले हैं। 6 से 9 करोगे तो उसमें आपको 4 दिन लगने वाले हैं। 7 से 8 करने वाले हो। नाउ हमने ब्रिजेस का यूज़ किया था, मैंने बताया था कि ब्रिज का कहाँ यूज़ हो। आप देखिए 7 से 8 के बीच में कोरिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिविटी यहाँ से यहाँ फ्लो होगी। अब इसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 5 से 6 को काटना पड़ेगा। आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप ब्रिज का यूज़ करके इसे प्रेजेंट करें, या आप एक काम कर सकते हैं, इफ़ यू मेड बाय द पेंसिल से आपने नेटवर्क डायग्राम बना रहे हो तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 5 से 6 में ऐसे ना दिखा करके यू दिखा देता हूँ 8 को, तो मुझे काटना नहीं पड़ेगा। हमें कम से कम ब्रिजेस बनाने हैं तो हमें इसे अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड करें। मैं फ़िलहाल इसे अवॉइड कर सकता हूँ। मैं इस एक्टिविटी को ऐसा ना दिखा करके ऐसा दिखा सकता हूँ। 6 नाउ 7 से 8 ये आपका हो गया, दैट इज़ 4 डे, और 8 to 9 5 डे, 8 to 9 5 डे, ये आपकी एक्टिविटीज़ हुई। नाउ हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट होगा। 1 से चालू हुआ, 9 पे ख़त्म हुआ। प्रोजेक्ट का एंड होना जरूरी है, क्लोज होना जरूरी है। पर सर ये प्रोजेक्ट क्लोज तो हुआ नहीं, अब इसे क्लोज कैसे किया जाए? बाय यूजिंग, क्योंकि मुझे जब तक 6-9 से नहीं मिलेगा तो ये क्लोज नहीं होगा। 6 से 9 एक एक्टिविटी है, 4 दिन की है। 6 से 9 4 दिन की एक्टिविटी, ये हमने यहाँ पर क्लोज किया। अच्छा, यदि ये एक्टिविटी 6 से 9 नहीं दी होती तो उस केस में हम यहाँ से इसे डमी बना करके 0 डेज यहाँ दिखाते और हम इसे क्लोज करते। फिलहाल हमारे पास में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी। एंड दिस इज़ योर व्हाट अ नेटवर्क डायग्राम। मीन्स आप इस प्रोजेक्ट को करने वाले हो, उसका फ्लो किस तरह से रहेगा, ऐसे एक से ये सारी एक्टिविटीज़। नाउ लुकिंग टुवर्ड दिस, देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच आर सक्सेसिव, मीन्स पहले किसी को करना पड़ेगा फिर उसके बाद में ही दूसरी कर सकते हो। जैसे हम बात करें 5 से 6 जाने के लिए आपको पहले 4 से 5 करना पड़ेगा, या मैं बात करूं मुझे 9 पे जाने के लिए पहले 5 से 6 भी करनी पड़ेगी, 5 से 8 भी करनी पड़ेगी। तो जब तक ये दोनों एक्टिविटी पूरी नहीं होंगी तब तक आप कहाँ नहीं जा सकते, 9 पे नहीं पहुंच सकते। तो जो सक्सेसिव है उसे करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग जब तक कंप्लीट नहीं है वो आप आगे नहीं। सर अब मुझे ये पता लगाना है कि इस प्रोजेक्ट को मैं कितने दिनों में पूरा कर सकता हूँ। व्हाट शैल बी द लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब अ क्रिटिकल पाथ। कितने दिन लगेंगे, कम से कम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। सर ये कैसे पता लगाएं? सर कम से कम जो लगेंगे 45 दिन लगेंगे, नहीं 45 दिन तो सारी एक्टिविटीज़ को करने में लग रहे थे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको जो टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम मीन्स द लॉन्गेस्ट पाथ जो भी होगा वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट शैल बी दैट? सर मैं एक काम करता हूँ सिंपल सा, मैं जितने भी रास्तों से मैं 9 पे पहुँच सकता हूँ वो मैं इन्हें नोट डाउन कर लेता हूँ, उनकी ड्यूरेशन पता लगा लेता हूँ और मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो हम वो भी करके देखते हैं। सो देयर मे बी अ डिफरेंट पाथ टू गो।
मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9 जा सकता हूँ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 9 जा सकता हूँ। 1 से 2, 1 से 7, 7 से 8, 8 से 9। सो देयर में बी n नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल इन दिस डायग्राम। हम सबको अलग अलग लिख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। पाथ एंड ड्यूरेशन। तो यदि मैं पाथ की बात करूँ, पहला 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 6 गया, 6 से 9 गया। ड्यूरेशन देख लेते हैं। 1 से 3 की है 3 + 3 + 2 + 4। फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? 1 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 9। 1 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 9। अगेन ड्यूरेशन 2 + 4 + 5 + 4। नेक्स्ट एक और रास्ता है 1 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 9, ये वाला। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन 2 + 4 + 6 + 5। एक और रास्ता है 1 से 7, 7 से 8, 8 से 9। 1 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इसकी ड्यूरेशन 1 + 4 + 5। सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया 1 से 7, 7 से 8, 8 से 9? एरो देखिए 5 से 8 हुआ है, 8 से 5 नहीं हुआ है। आप उल्टा नहीं दिखा सकते, तो जिस तरह में फ्लो हो रहा है वैसे ही दिखाना पड़ेगा। हम यूं ही आगे बढ़ सकते हैं, यूं आगे नहीं बढ़ सकते। आप पाथ अपनी मर्जी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आपके पास में 4 रास्ते हैं 9 तक पहुँचने के लिए। ड्यूरेशन देखें सर, 3 + 3 6 + 2 8 + 12 दिन। 2 + 6 11, 11 और 4 15 दिन। 6 12, 2 + 4 4 + 6 6 + 5, आपका 12 और 5 17 दिन। और 1 + 4 4 + 5, ये आपका हुआ 10 डेज। तो 1 से 4, 4 से 5, 5 से 8 एंड 8 से 9। इसमें आपको लिख रहे हैं 2 + 4 + 6 + 5 दिन, टोटल मिलाकर के 17 दिन। तो भाई साहब अलग अलग ड्यूरेशन निकल के आई है अलग अलग पाथ से। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कम से कम आपको 17 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि 17वें दिन ही जाकर के ये आपकी 8 to 9 ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इज अ क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल ड्यूरेशन जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, वो है 17 दिन। बाकी सबकी कम आ रही है, हाँ कम आ रही है। 12 दिन में ये कंप्लीट हो सकती है एक्टिविटी, पर इसके बाद भी आपको 5 दिन की जरूरत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो कम से कम 17 दिन तो लगेंगे। सो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? इट इज अ लॉन्गेस्ट पाथ, तो सबसे लंबा है। तो लंबा कौन सा है? ये वाला 17 दिन। दिस इज नोन एज क्रिटिकल पाथ ऑफ एन प्रोजेक्ट। सो वी कैन डिनोट इट। हमारे हिसाब से क्या हो गया सर, ये क्रिटिकल है 1 to 4, 4 to 5, दिस इज योर क्रिटिकल पाथ। तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या निकल के आया है? 2, ये क्रिटिकल पाथ निकल के आया है। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया। क्रिटिकल पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत क्रिटिकल होती हैं, उनमें डिले पॉसिबल नहीं हो सकता। अ डिले ऑफ अ सिंगल डे लीड टू अ एक्स्ट्रा कॉस्ट। जैसे ही आप डिले करोगे आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, जितना आप डिले करोगे और जितना आप प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट या डेडलाइन को आप बढ़ाओगे उतनी ही कॉस्ट आपकी जेब से लगने वाली है। तो दोस्तों इस पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ है इन्हें तो आपको कन्फाइन उसी टाइम पीरियड में करना पड़ेगा। सो रेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? इन्हें बोलते हैं हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को आप डिले कर सकते हो, पर डिले का मतलब ये नहीं है कि आप उसे लंबा खींच सकते हो। देयर मस्ट बी अ मैक्सिमम लिमिट कितना डिले कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है, कंप्लीशन की डेट है, वो एक्सटेंड नहीं हो। मुझे हर कंडीशन में इस प्रोजेक्ट को भैया 17 दिन में तो कंप्लीट करना है, पर मैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड कर सकता हूँ। कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ इसको हम समझेंगे स्लैक और फ्लोट से। तो ये स्लैक एंड फ्लोट्स क्या होते हैं? तो फ्लोट इज जस्ट अ डिले बिटवीन 2 इवेंट और 2 एक्टिविटीज़। आप कितना डिले कर सकते हो किसी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसे हमें बोलते हैं फ्लोट। सो अब एक वर्ड और होता है इसमें, स्लैक। स्लैक का मतलब होता है किसी एक एक्टिविटी के चालू होने और किसी दूसरी एक्टिविटी के खत्म होने, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को पता लगाना, दैट इज नोन एज स्लैक। तो इन दोनों चीज़ों को हम पता लगाएंगे और ये पता लगाएंगे किस एक्टिविटीज़ को हम कितना मिनिमम और मैक्सिमम डिले कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की
ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर दैट सबसे पहले हमें इस नेटवर्क डायग्राम के थ्रू ये पता लगाना है कि किस एक्टिविटी को कितना जल्दी चालू किया जा सकता है और कितना लेट तक चालू किया जा सकता है, और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे किसी एक्टिविटी को कितना जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है और कितना लेट तक हम ख़त्म कर सकते हैं। हम हर एक्टिविटी की इस ड्यूरेशन को पता लगाएंगे और उससे हम इंटरप्रेट करेंगे कि हमारे पास में कितना डिले करने का चांस है। सो वी शैल कंटिन्यू विथ कितना जल्दी और कितना लेट हम चालू और खत्म कर सकते हैं, इसे पता लगा। अब अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट दोनों में अंतर होता है। अर्लीस्ट इज समवट अ टाइम नियर टू द बिगिनिंग, क्लोजेस्ट और नियरेस्ट टू द बिगिनिंग टाइम फ्रेम में जो आपकी शुरुआत, दैट इज अर्लीस्ट। लेटेस्ट का मतलब दैट वाज समवट रिलेटेड टू इन अ टाइम फ्रेम क्लोजेस्ट और नियरेस्ट टू एंड। लेटेस्ट देर, कितना देर कर सकते हैं, तो हमें अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट निकालना है। हम अर्लीस्ट को हम इसमें आपके दो तरह के होंगे, अर्ली स्टार्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईएस और एक होगा अर्ली फिनिश। ऐसे ही लेटेस्ट में भी आप दो चीज़ निकालोगे, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। तो ईएस, ईएफ, एलएस और एलएफ हम निकालेंगे, इनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। जैसे अर्ली स्टार्ट जल्दी से जल्दी हम कब चालू कर सकते हैं, अर्ली फिनिश हम जल्दी से जल्दी कब खत्म कर सकते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट हम देर से भी यदि किसी एक्टिविटी को चालू करते हैं तो कितनी देर में हम चालू कर सकते हैं और कितनी देर तक हम खत्म कर सकते हैं, लेटेस्ट फिनिश। चारों चीज़ें हम निकालेंगे और उससे हम समझेंगे। अब इसी डायग्राम का यूज़ करके मैं आपको अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश निकालना बताने वाला हूँ, पर इसके लिए हमें एक टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन एंड बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। मीन्स एक बार मैं आगे जाऊंगा, मीन्स फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन मैं कंप्यूट करूंगा, सिमिलरली मैं बैक साइड में आऊंगा। कुछ रूल्स रहेंगे, सिंपल से रूल्स हैं, उन्हें यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। नाउ स्टार्टिंग में अब मैं यहाँ से चालू करता हूँ। 1 से मुझे 9 तक पहुँचना है, हर एक्टिविटी को मुझे परफॉर्म करना है। तो किसी एक्टिविटी को कितना जल्दी चालू कर सकता हूँ, जल्दी से जल्दी चालू कर सकता हूँ, ये निकालता हूँ, दैट इज नोन एज अर्ली स्टार्ट। तो अर्ली स्टार्ट यदि मैं इस एक्टिविटी की बात करूं तो कब कर सकते हो सर? अर्ली स्टार्ट आपका होगा, किसी भी चीज़ को आज करो ना, आज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0 से। मीन्स यदि मैंने अभी चालू किया तो इट रिक्वायर्ड अर्ली टू अर्ली कितना हो सकता है? 0। मूविंग अहेड, सर इस एक्टिविटी को कब मैं चालू कर सकता हूं? जब ये कंप्लीट होगी, और इसे कंप्लीट करने में 3 दिन लगेंगे। इसका मतलब 0 + 3 कम से कम इतना समय तो लगने वाला है। मैं जल्दी से जल्दी इसे कब कर सकता हूँ? ES विल बी 3 एंड ऑफ द थर्ड डे। ओके यदि मैं इसकी बात करूं तो इसे सर हम हम सक्सीडिंग एक्टिविटी का ES केवल कैसे निकाल पाएंगे? देयर इज सिंपल फॉर्मूला, हम प्रीसीडिंग एक्टिविटी के ES में ड्यूरेशन ऐड कर देंगे तो हम सक्सीडिंग एक्टिविटी या इवेंट का ES निकाल पाएंगे। तो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 3 दिन तो यहाँ लग ही रहे थे, तीसरे दिन ही आप चालू कर सकते थे, प्लस 3 दिन इसके, तो इसका ES क्या होगा आपका? 6। सिमिलरली यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर ऑल द इवेंट्स, बट यू मस्ट माइंड वन थिंग, whenever there is a merge event, जब वो मर्ज हो रहे हैं वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग रास्ते से जहाँ हम लेट पहुँचेंगे वहाँ से ही ES चालू होगा। इट इज जस्ट सिंपल कि 2 व्यक्ति हैं, एक A पॉइंट से आ रहा है, एक B से आ रहा है, एक और जाना उन्हें D पॉइंट पे है। इसे यहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे, इसे यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे और यहाँ पे 2 घंटे लगने वाले हैं। ये बताओ D पॉइंट पे ये कब पहुँचेंगे A और B? तो भाई साहब यदि ये 3 घंटे में पहुंच जाता है सी पे और ये दोनों साथ मिलकर के डी जाने वाले हैं तो कम से कम इसे 2 घंटे तो वेट करना पड़ेगा। सो ये 2 घंटे की डिले कर सकता है, दैट इज नोन एज फ्लोट। 2 घंटे का इसके पास में डिले करने का टाइम है। ये 5 घंटे के बाद ही तो यहाँ से चालू हो सकता है। तो अर्ली टू अर्ली कितना हो सकता है यहाँ पे? 5। सो जब भी कोई मर्ज इवेंट होगा वहां हम मैक्सिमम ले रहे होंगे, किसमें? ड्यूरेशन में मर्ज। हम इसका ES 3 था, इसका ES 5 था, तो हमने इसके इवेंट में हमने क्या करा? इसको मैक्सिमम लिया है। तो ES शैल बी, हम D पे कब इसका ES आपका क्या होगा? 5 होगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ मर्ज इवेंट, उस केस में अलग अलग पाथ से यदि आप आ रहे हो तो प्रीसीडिंग पाथ प्लस ड्यूरेशन में जो मैक्सिमम निकल के आएगा शैल बी ES ऑफ दैट इवेंट। ओके ऐसे हम इसका निकालते हैं। 6 + 2 इसका ES हो जाएगा आपका 8। यहाँ ES आपका होगा 0 + 2 2, इसका ES होगा 1। नाउ इसका ES होगा आपका 2 + 4 6, यहाँ ES आपका होगा 6 + 5 11, इसका ES आपका होगा 6 + 6
दैट इज 12 और इसका ES होगा आपका। नाउ लुक हियर, ये बर्स्ट इवेंट था, ये आपका मर्ज इवेंट है। बहुत सारी चीज़ें आके मिल रही हैं, अलग अलग रास्ते से आ रहे हो, इधर से भी आ रहे हो, इधर से भी आ रहे हो, इधर से भी आ रहे हो। मैंने क्या बताया, जिस रास्ते हम मैक्सिमम लेने वाले हैं 8 + 4 12 दिन, 11 + 4 15 दिन, 12 + 5 17 दिन। मैंने क्या बताया, मैक्सिमम लेना है। तो ES अर्ली टू अर्ली कितना हो सकता है, 17 दिन, 17 मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज पाथ। हमने फॉरवर्ड कंपटीशन से ES निकाला, अर्ली स्टार्ट निकाला। ES इसका 0, इसका 3, 6, 8, 17, हर इवेंट का आपने अर्ली स्टार्ट निकाल लिया है कि किसी एक्टिविटी को कब जल्दी से जल्दी चालू किया जा सकता है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, फॉरवर्ड पास कंपटीशन। नाउ देयर अनदर थिंग विच वी आर गोइंग टू नो, बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास का मतलब मुझे अब पीछे से आगे आना है, पीछे से। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि सर मेरी किसी एक्टिविटी को लेट से लेट भी कर देता हूं तो मैं इस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता हूं। तो मेरा किसी भी कंडीशन में टाइम ड्यूरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, 17 दिन में ही मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो मैं लेट से लेट भी इस प्रोजेक्ट को चालू करूं तो कितने दिन, 17वें दिन तो मुझे खत्म करना ही पड़ेगा। तो LF लास्ट वाले का क्या होगा, 17। जैसे हमने यहाँ 0 लिया था, इसका क्या होगा, जो क्रिटिकल पाथ का 17 आपका आने वाला है। ओके, अब मुझे बैक होना है। जब मैं बैक हूँगा तो एक रास्ता यूँ है, ये है, ये है। तो अब मुझे हर किसी का ES निकालना है, सॉरी हर किसी का मुझे LF निकालना है। और LF निकालने का तरीका ये है कि आपका जो सक्सीडिंग इवेंट का LF है माइनस ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन है वो आपका प्रीसीडिंग इवेंट का LF हो जाएगा। तो इस केस में इसका LF कितना हुआ, इस केस में इसका LF होगा 17 - 4, 17 - 4 इज योर 13, 13 इज योर LF। इसका LF कितना होगा, इसका LF 17 - 4 13, 17 - 5 इसका LF कितना होगा, 12। ओके, मूविंग अहेड। पिछले वाले से LF इसका 17 है, -2 इसका कितना हो जाएगा LF, 13 - 2 11। इसका LF 13 था, -5 ड्यूरेशन, इसका LF हो जाएगा 13 - 6 इज इक्वल टू 7। इसका अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसका आपका क्या होगा LF, 12 - 4, 12 - 4 आपका LF होगा। नाउ 12 - 4 8। नाउ जब हम इस वाले इवेंट का LF निकाल रहे होंगे तो दोस्तों ये दो तरफ से आ रहा है। ये कौन सा है, बर्स्ट इवेंट है। तो बर्स्ट इवेंट में हम क्या करेंगे, जैसे हमने ES निकालते टाइम पे मर्ज इवेंट को देखा था, हम जब बैकवर्ड आ रहे होंगे तो हम बर्स्ट इवेंट, जब भी कोई बर्स्ट इवेंट होगा तो उस केस में हम जितने भी पाथ से हम बैक हो रहे होंगे उन सब में से जो सबसे मिनिमम होगा उसको लेंगे। तो इस केस में इसका LF, इससे पहले वाले का LF था 13, 13 - 5 आपका निकल के आएगा 8। इधर आ रहा है LF 8, पर यदि मैं इधर से आता हूँ तो इसका आपका 12 - 6 कितना है, 6। दोनों में कम क्या है, 8 या 6, 6। तो मैं क्या लूँगा, LF इज इक्वल टू 6। सिंपल सा रूल, जब हम बैकवर्ड हो रहे होंगे तो जितने भी आपके वर्स्ट इवेंट हैं उन पे हम जो सबसे मिनिमम LF निकल के आएगा उसी को हम कंसिडर करने वाले हैं। वही हमने किया। इधर से आ रहे थे तो LF 8 आ रहा था, इधर से आ रहे तो LF 6 आ रहा था, तो दोनों में से कम क्या है, 6। हमने 6 ले लिया। मूवमेंट LF -4, इसका LF हो जाएगा 4, 6 - 4 2। इसका LF हमने 12 - 4 8 निकाल लिया। नाउ मूविंग दिस 1.1 पे आ रहे हैं। इसका LF 11 - 3 दैट इज 8। अब यदि मैं इस पे आता हूं तो 8 - 3 5, 2 - 2 0, 8 - 1 7। तीनों में कम क्या है, 0। सो इसका LF हमेशा क्या होगा, 0। बाय डूइंग दिस यू कैन कैलकुलेट व्हाट LF। हम जब भी फॉरवर्ड पास कंपटीशन करेंगे उससे हम ES निकाल लेंगे, हम जब भी बैकवर्ड पास कंपटीशन करेंगे हम उससे LF निकाल लेंगे। रूल केवल सिंपल था, जब हम फॉरवर्ड कर रहे होंगे तो मैक्सिमम ऑफ द पाथ को ES लेंगे, जब हम बैकवर्ड कर रहे होंगे तो मिनिमम ऑफ द पाथ को हम LF लेने वाले हैं। नाउ वंस यू हैव डिटरमाइंड, ये केवल इतना बता रहा होता है कि किसी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी चालू कर सकते हो और कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। ये दोनों चीज़ें हमने बता दी। दोस्तों हमने जब क्रिटिकल पाथ पता लगाया था कन्वेंशनल मेथड से, मैंने अलग अलग पाथ से पता लगाया था, जो लॉन्गेस्ट था उसी को हमने क्रिटिकल पाथ मान लिया था। एक और तरीका है जिससे आप क्रिटिकल पाथ पता लगा सकते हो, वो ये, जहाँ पे आपका अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश मीन्स ES और LF बराबर होंगे वो एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी और वहीं से होकर के आपका क्रिटिकल पाथ गुजरेगा। देखते हैं। LF इज इक्वल टू 0, ES इज इक्वल टू 0, यस।
ये एक्टिविटी में आपका LF और ES दोनों बराबर है, मैं इसे गोला कर देता हूँ। सिमिलरली सर यहाँ पे 8 और 3 बराबर नहीं है, 11 और 6 बराबर नहीं है, LF 13 और 8 बराबर नहीं है, 2 और 2 बराबर है, ठीक है। LF 13 11 बराबर नहीं है, 12 और 12 बराबर है, और 17 और 17 बराबर है। ये देखिए यहाँ से होकर के आपका ये गुजरा, जिस इवेंट से होकर के गुजरा है वही आपका क्रिटिकल पाथ है। तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड प्रूव कर रहा था कि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी ये है, हमारा ES और LF ने भी यही प्रूव किया कि यही क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है। सो अभी तक हमने बात करी है कि हम क्रिटिकल पाथ 2 मेथड से निकाल सकते थे। पहला मैंने आपको बताया था, दूसरा या तीसरा एक और बताऊंगा जहां से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जिन पर हमें ध्यान देना है। नाउ वंस यू हैव नोन अबाउट अर्ली स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, अब मुझे ये पता लगाना है कि किसी एक्टिविटी को कितना लेट कर सकता हूँ ताकि मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। और इसे करने के लिए हम दोस्तों टेबल का यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू कंप्यूट सर्टन वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को वहाँ पुट करेंगे और उनका इंटरप्रिटेशन देखने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे आपको एक टेबल बना करके बतानी है। उस टेबल में हम लगभग 12 कॉलम्स यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है, एक दूसरे से चीज़ें कोरिलेट हैं और एक दूसरे से वो आपको रिप्रेजेंट करते हुए बताएंगे। तो 12 कॉलम हम यूज़ करने वाले हैं उस टेबल में, और उसमें हम स्लैक और फ्लोट्स निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको स्लैक बताया था कि 2 एक्टिविटी के स्टार्ट और एंडिंग में क्या अंतराल है, इसको हम स्लैक बोलते हैं। तो दूसरा फ्लोट का मतलब कितना हम डिले कर सकते हैं, दोनों को देखने की कोशिश करते हैं विद दैट टेबल। दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपका टेबुलर फॉर्म में हम इस नेटवर्क डायग्राम को रिप्रेजेंट करें और उनका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगा। तो दोस्तों मैंने जो प्रोजेक्ट लिया था उसकी सारी एक्टिविटीज़ और उसकी ड्यूरेशन टेबल फॉर्म में लिख दी है। इस टेबल में आपके 12 कॉलम्स होंगे और सिंपल कॉलम है, ये 12 कॉलम्स में बनेगी, जिसमें से पहला कॉलम आपका एक्टिविटीज़ का होगा, दूसरा ड्यूरेशन जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसके बाद में हम निकालेंगे स्टार्ट जिसमें आपका अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, हम बात करेंगे इस पर। सिमिलरली फिनिश से रिलेटेड होगा कि अर्ली टू अर्ली कितनी जल्दी हम फिनिश कर सकते हैं और लेट से लेट भी हम कितना फिनिश कर सकते हैं। तो फिनिश स्लैक निकालेंगे कि 2 एक्टिविटीज़ के स्टार्ट और एंडिंग में कितना अंतराल है। हेड से रिलेटेड एंड टेल से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। फ्लोट का मतलब होता है द डिले विच कैन बी पॉसिबल, तो कितनी डिले हम कर सकते हैं ये हम निकालने वाले हैं। फ्लोट्स आपके 4 तरह के होंगे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरेंस फ्लोट। इनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा हम एक एक करके देखने वाले हैं। नाउ स्टार्टेड विद कि अब मुझे ये निकालना, यू आर गोइंग टू जस्ट पुट इट डाउन द वैल्यू, सर्टेन वैल्यूज विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड व्हाइल ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम। मैंने नेटवर्क डायग्राम यहाँ बना रखा है, हमने ES LF निकाल लिए थे बाय फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंप्यूटेशन। अब उन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, पर कुछ लॉजिक आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से मुझे इस वैल्यू को पुट करना है। नाउ फर्स्ट हम जो हमारा डायग्राम हमने बनाया था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में चल रहा था, और एरो का हमने यूज़ किया था। एरो का सिग्निफिकेंस है कि एरो आपका कुछ इस तरह से बन रहा है। अब जब एरो है तो एरो का हेड जो होता है वो ये है, दिस इज नोन एज हेड, और इसे हम बोलते हैं टेल। हेड एंड टेल। हेड दिस इज अ फिनिशिंग पॉइंट। जब भी हम कोई तीर छोड़ते हैं तो हम टेल से छोड़ते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? टेल से। और सबसे पहले रीच कहाँ करता है? फिनिश पॉइंट कहाँ से आता है? हेड से। तो स्टार्ट किसी भी एक्टिविटी का यहाँ से होगा और फिनिश यहाँ होने वाला है। बाय लुकिंग दिस एरो हम वैल्यूज को पुट करना चालू करेंगे विद सिंपल लॉजिक। तो यहाँ मैं बना देता हूँ आपका एरो जिसे हम फॉलो करने वाले हैं एक्टिविटी पे। नाउ हर एक्टिविटी का हमें अर्ली स्टार्ट निकालना है कि कितनी जल्दी से जल्दी मैं उसे स्टार्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं किसे कंसिडर करूँगा? टेल को। तीर जब छोड़ते हैं तो टेल से ही छोड़ा जाता है, तो हम टेल को। तो जितनी भी एक्टिविटी का इवेंट पॉइंट टेल पे आ रहा है उनका ES हम यहाँ लिखेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है 1 to 2 एक्टिविटी को करने में आपको 3 दिन लगते हैं, तो 1 एंड 2 को कितने दिन लग रहे हैं? 3 डेज लग रहे हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये है। तो टेल पे क्या आ रही है? 1, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, और हेड क्या है? 2। तो जितनी भी ES जो हम लेने वाले हैं बाय लुकिंग टूवर्ड्स द नेटवर्क डायग्राम हम उसका यूज़ करेंगे। और जितनी भी चीज़ें आपका अर्ली स्टार्ट है तो हम जितनी भी चीज़ें आपके टेल पे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उनका ES लेने वाले हैं। लुक एट दिस वन, 1 to 2। तो 1 to 2 में टेल क्या है? 1। तो अब 1 पे जितना ES है उसे हम यहाँ लिख देंगे। 1 पे ES आपका है 0, तो हमारी वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 0। बस सिंपल सा लॉजिक।
फिर अगला क्या है, अगली एक्टिविटी में फिर से 1, उसका ES कितना है 0, उसके अगली बार फिर से 1 और 7, 1 आपका टेल है तो टेल पे आपका कितना है 0, 2 से 3, 2 से 3 तो 2 आपका टेल पे है तो 2 पे जितना भी ES है हम वो यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 3, 3 से 6 तो 3 पे जितना भी ES है 6 वो हम यहाँ पुट कर देंगे। लुकिंग टूवर्ड दिस हम ये सारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं, जैसे 4 पे आपका है 2, 5 पे आपका है 6, 6 पे आपका है आपका 6, 7 पे आपका है 1, 8 पे आपका है 12 और 9 पे आपका है 11। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी बाय दैट लॉजिक। आपने जब नेटवर्क डायग्राम बनाया था तो वहाँ ES कैलकुलेट किया था और LF कैलकुलेट किया था। अब मैं LF की वैल्यू मीन्स लेटेस्ट फिनिश की भी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, पर फिनिश होते समय पे हमें हेड देखना है, अब टेल नहीं देखना है। मीन्स हर एक्टिविटी का हमें हेड दिखना है। तो जैसे 1 और 2 इसमें हेड क्या हो गया 2। अब 2 वाले पॉइंट पे इवेंट पे जितना भी LF होगा वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो जैसे 2 का LF है आपका 8, आई एम जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू। फिर है 4 1 to 4 एक्टिविटी, इसका आपका 1 to 4 4 LF है आपका 2, 7 इसका LF है 8, 3 का आपका LF है 11, 6 का LF है आपका 13, 5 का LF है आपका 6, 8 का LF 12, 9 का LF आपका 13, 10 का LF 17, 8 का LF 12, 10 का LF 17 और फिर 10 का LF 17। आपने ES और LF की वैल्यू पुट कर दी है इस टेबल में। हमने 4 कॉलम फिल कर दिए, 2 ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे, 2 को हमने ES और LF के रूल्स को फॉलो करते हुए कर दिया है। अब बाकी बचे आपके 2, एक तो लेटेस्ट स्टार्ट और आपका अर्ली फिनिश। अब ये निकाला कैसे जाएगा, हम इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहे हैं। सिंपल कैसे, अर्ली फिनिश इज नथिंग, इट इज अर्ली स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी प्लस ड्यूरेशन। इतना ही तो टाइम लगेगा। सो EF इज इक्वल टू ES प्लस ड्यूरेशन। ES you have already calculated, duration you are having, you can calculate the early finish. Similarly, LS is equal to LF minus duration. उसमें से आप ड्यूरेशन को घटा दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, LS निकल आएगा। EF निकालने के लिए आप ड्यूरेशन ऐड करो। ड्यूरेशन आपके पास है, ES आपके पास है, LF आपके पास है। By using this equation you can put down the value of, calculate and putting down the value of all the LF, putting down the value of all the EF and LS। पहले मैं ES की वैल्यू निकालता हूँ। ES का फॉर्मूला LF माइनस ड्यूरेशन, LF 8 था, ड्यूरेशन आपकी 3, 8 माइनस 3 5, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 1 7, 11 माइनस 3 8, 13 माइनस 2 11, 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 6 13 माइनस 5 7, 17 माइनस 4 13, 12 माइनस 4 8, 17 माइनस 5 12, 17 माइनस 4 13। ये आपने लेटेस्ट स्टार्ट की वैल्यू निकाल ली है। लेटेस्ट स्टार्ट हम 5वें दिन करेंगे, 3 दिन इसे करने में लगेंगे। हम लेटेस्ट टू लेटेस्ट कब फिनिश कर सकते हैं, 8वें दिन फिनिश कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, EF की वैल्यू। EF की वैल्यू कैसे निकलते हैं, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। हम ड्यूरेशन को ऐड करने वाले हैं। अर्ली स्टार्ट ये था, ड्यूरेशन आपकी ये थी, इन दोनों को ऐड करोगे 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 12 17, 4 प्लस 11 15। नाउ आपने चारों वैल्यूज निकाल ली हैं। कौन कौन सी, ES अर्ली स्टार्ट की वैल्यू, लेटेस्ट स्टार्ट की वैल्यू, अर्ली फिनिश की वैल्यू और लेटेस्ट फिनिश की वैल्यू बाय यूजिंग दीज 2 इक्वेशन एंड योर डायग्राम। नाउ नेक्स्ट पार्ट कम्स स्लैक। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्लैक इज नथिंग, इट इज ना एक एक्टिविटी के चालू होने और दूसरी एक्टिविटी के खत्म होने के बीच में जो अंतराल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैक। तो स्लैक आपके 2 तरीके का हो सकता है। हेड पे आने वाली एक्टिविटीज मीन्स एक हेड पे और एक टेल पे। यदि हेड पे ये कब स्टार्ट हो रही है और ये कब फिनिश हो रही है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैक। ये कैसे निकाला जाएगा, स्लैक आपके 2 तरह के होंगे, हेड इवेंट स्लैक जो हेड पे इवेंट आ रहा है, और आपका टेल इवेंट स्लैक।
हेड इवेंट स्लैक, यदि 4 और 5 के लिए हम बात करें तो 5 हेड इवेंट स्लैक हो गया, हेड इवेंट हो गया, और 4 आपका टेल इवेंट हो गया। इन दोनों के बीच में जो अंतर है दोनों एक्टिविटी की ड्यूरेशन में, इसे हम किस में निकालेंगे? स्लैक में निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत सिंपल है। जब हम हेड इवेंट स्लैक कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हेड वाले इवेंट को देखेंगे और उस पर जो भी LF और ES का डिफरेंस है उसको हम लिख देंगे। व्हाट आई एम सेइंग, द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट फिनिश एंड द अर्ली स्टार्ट ऑफ हेड event is set to be a head event slack. Similarly for the tail event, tail पे जो इवेंट है उसके अर्ली फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट में जो अंतर है दोनों एक्टिविटीज के, उसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे डिफरेंस को। ओके, तो हेड इवेंट स्लैक की मैं बात करता हूँ। हेड यदि किसी भी एक्टिविटी का होगा, जैसे 1 to 2 का हेड क्या है 2, तो हेड इवेंट निकाल रहा हूँ तो 2 का जो डिफरेंस है, 2 पे क्या है LF है 8 और ES है 3, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, मैं यहाँ लिखूंगा 5। सिमिलरली 4 पे आपका दोनों का डिफरेंस 2 - 2 0। 7 पे देखें 8 - 1 7। 3 पे देखें 3 पे आपका 11 - 6 5। 6 पे देखते हैं 13 - 8 दैट इज 5। 5 पे आपका 6 - 6 0। 8 पे देखते हैं 12 - 12 0। 9 पे आपका 13 - 1 2। 10 पे आपका 17 - 17 0। 8 पे आपका 12 - 12 0। 10 पे आपका 0 और फिर 10 पे 0। हमने किसकी बात करी है? हेड की बात करी। किसी भी एक्टिविटी का जो भी हेड इवेंट है उस पे LF और ES का जो डिफरेंस निकलेगा उसको हमने यहाँ किस पे लिख दिया? हेड इवेंट स्लैक। सिमिलर विद द टेल इवेंट स्लैक, जो भी इवेंट टेल पे आ रहा है उसका LF और ES का जो डिफरेंस है वो आप कहाँ लिख दोगे? टेल इवेंट स्लैक में लिख दोगे। ये आपका टेल इवेंट स्लैक निकल के आ जाएगा। तो 1 और 2 में टेल क्या हो गई? 1 पे LF और ES का डिफरेंस कितना हुआ? 0 - 0 = 0। फिर है 0 0। 2 पे 8 - 3 5। 3 पे 3 है आपका 11 - 6 अगेन 5। 4 पे आपका 4 पे आपका डिफरेंस है 0। 5 पे डिफरेंस है आपका 0 5 फिर से 0। 6 पे आपका डिफरेंस है 6 दैट इज 5। 7 पे आपका डिफरेंस है 7 एंड 8 पे आपका डिफरेंस है दोनों का 0 और 9 पे डिफरेंस है आपका 13 - 2। आपने हेड इवेंट स्लैक निकाल लिया, टेल इवेंट स्लैक निकाल लिया है। तो आप 6 चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हो। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे फ्लोट की तरफ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्लोट इज नथिंग, इट इज अ डिले विच कैन बी पॉसिबल ऑन अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी एंड विच डू नॉट हैम्पर द ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्लोट। कि क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ में हमने चेंज नहीं किया, पर नॉन क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ को हम डिले कर सकते हैं। कितना डिले कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। तो इसे समझने की हम पहले कोशिश करते हैं। नाउ डिले, मैं चारों फ्लोट्स को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज 3 एक्टिविटीज हैं A B C। A को करने में 5 दिन लगते हैं, B को करने में 6 दिन लगते हैं और C को करने में 4 दिन लगते हैं। पर A को करने के लिए B एक एक्टिविटी है जिससे उसकी इंटरलिंक्ड है और इसमें कितना कॉमन एरिया है? 1। इसको 3, इसको 2, इसको 2 और इसको 4। 4 + 1 = 5। ए एक्टिविटी करने में 5 दिन, बी एक्टिविटी करने में 1 + 3 + 2, जिसका रिलेशनशिप प्रीसीडिंग एक्टिविटी से भी है और सक्सीडिंग से भी है। सक्सीडिंग के 2 दिन और प्रीसीडिंग का 1 दिन और उसका खुद का 3 दिन। सिमिलरली आपको सी करने के लिए 2 + 2, जिसका प्रीसीडिंग से 2 दिन का रिलेशन है और खुद की 2 दिन। टोटल मिलाकर के इसे जो दिन लगते हैं वो 15 दिन लगते हैं। टोटल फ्लोट कितना है? 15। 15 दिन में ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। अब मैं पता लगाना चाहता हूं कि इसमें फ्री फ्लोट कितना है, इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना है, इंटरफेरेंस फ्लोट कितना है। फ्री फ्लोट का मतलब इतना है, इट इज अ पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट। जो भी आपका टोटल फ्लोट निकल रहा है, जितना हम डिले कर सकते हैं, टोटल डिले कर सकते हैं, उसका एक हिस्सा जिसकी इट इज अ पोर्शन ऑफ अ टोटल फ्लोट विच इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय अ डिले इन अ फ्लोट ऑफ अ सक्सीडिंग एक्टिविटी, जिसका सक्सीडिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। इसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। मीन्स यदि मैं इस ड्यूरेशन को कम कर देता हूं, 4 दिन, 5 दिन की हम कम कर सकते थे, 5 में से 1 दिन ऐसा है जो सक्सीडिंग एक्टिविटी का भी कम करेगा। तो मैं पता लगाना चाहता हूं कि मैं यदि इन ड्यूरेशंस में से 5 दिन यदि मैंने कम कर दिए ए एक्टिविटी के, तो केवल 5 दिन ए एक्टिविटी के नहीं होंगे, उसमें से 1 दिन बी एक्टिविटी का भी होगा। मैं केवल ये पता लगाना चाहता हूं कि फ्री फ्लोट कितना है, कि यदि मैं इसमें से कुछ भी डिले करता हूं
5 में से, तो कितना ऐसा है जो ए एक्टिविटी का डिले होगा, तो उन्होंने बोला 4 दिन। सो फ्री फ्लोट इज दैट पोर्शन ऑफ डिले इन अ टोटल फ्लोट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लोट ऑफ अन सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो सक्सीडिंग एक्टिविटी का 1 है बी का पोर्शन, ऐसे ही इसके लिए सक्सीडिंग कौन सी है, सी का 2। तो फ्री फ्लोट जो निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आ रहा है, ये ग्रीन एरिया फॉर द ए, और ये वाला एरिया फॉर द बी, और सी वाले के लिए आपका जो निकल के आएगा दैट इज ये। तो ए के लिए 4 प्लस, इसमें तो कोई सक्सीडिंग है नहीं है, तो फ्री फ्लोट कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो फ्री फ्लोट हुआ आपका 12 दिन। टोटल फ्लोट हम 3 एक्टिविटीज को 15 दिन से कम कर सकते थे, जिसमें से फ्री फ्लोट यदि इंडिविजुअल एक्टिविटी को किया जाए विदाउट कंसिडरिंग द फ्लोट ऑफ एन सक्सीडिंग एक्टिविटी, तो वो 12 दिन से ही फ्लोट हो पाएगी, 12 दिन ही हम कर पाएंगे। नाउ सर इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब ये फ्लोट, इट इज अ पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लोट ऑफ अ सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग एक्टिविटी। हम उसे भी कंसिडर नहीं करते, इसी के लिए तो हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद का ही फ्लोट है। तो इस वाले केस में यदि मैं सेम एग्जांपल लेता, हमने इसे 4 दिन किया था, इसे 1, इसे 3, इसे 2 और ये 2। तो इंडिपेंडेंट प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग से फ्लोट से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कितना फ्लोट है? तो सर ये 4, इस 1 को और 2 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बी के लिए 1 जो है प्रीसीडिंग का है और 2 सक्सीडिंग का है। सिमिलरली सी के लिए 2 जो है, ये वाला 2 प्रीसीडिंग का है, हमें दोनों ही कंसिडर नहीं करने। तो कौन कौन सा कंसिडर करेंगे? सर ये 4, ये 3 और ये 2। तो आपका जो इंडिपेंडेंट फ्लोट आएगा वो कितना आएगा? 4 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। टोटल फ्लोट था 15 दिन, 15 दिन से हम डिले कर सकते थे। 5 प्लस 6 प्लस 4, फ्री फ्लोट आपका निकल के आया 12 दिन, और आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल के आया 8 दिन। 8 दिन से आप इंडिविजुअल एक्टिविटी को क्या कर सकते हो? डिले कर सकते हो विदाउट कंसिडरिंग द डिले इन अ व्हाट सक्सीडिंग प्रीसीडिंग एक्टिविटी। अब ये इंटरफेरेंस फ्लोट क्या है? इंटरफेरेंस फ्लोट वो फ्लोट है जो आपका सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग दोनों ही एक्टिविटीज में कॉमन है, इंटरफेरेंस लिंक्ड है। तो ऐसा कौन सा है? सर इन दोनों एक्टिविटीज के केस में 1, इन दोनों के केस में 2। तो इंटरफेरेंस फ्लोट कितना हुआ? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो हमने 4 वैल्यू निकाली। हम इन तीनों एक्टिविटीज को 15 दिन से टोटल डिले कर सकते थे, जिसमें से फ्री फ्लोट हो सकता था 12 दिन, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो सकता था केवल 8 दिन, और इंटरफेरेंस फ्लोट हो सकता था केवल आपका 3 दिन। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। नाउ वंस यू हैव गॉन थ्रू द इंटरप्रिटेशन, अब मैं वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूं, कैसे वैल्यू कैलकुलेट किए जाएंगे। बहुत सिंपल है। टोटल फ्लोट कैसे निकाला जाएगा? टोटल फ्लोट जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन आइदर एट द फिनिश और एट द स्टार्ट। किसी एक्टिविटी को कितनी जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो और कितनी लेट से लेट उसे स्टार्ट कर सकते हो, इन दोनों का अंतर। या किसी एक्टिविटी को कितना जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकते हो, अर्ली फिनिश, और उसको कितना देर तक फिनिश कर सकते हो, इन दोनों का अंतर, इसे हम बोलते हैं टोटल फ्लोट। तो सिंपल, या तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं या इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, दोनों ही सेम निकलने वाला है। EF-LF का डिफरेंस या ES-LS का डिफरेंस, दोनों में से यदि आप डिफरेंस निकालना है, यदि ये नेगेटिव आता है, इट शैल बी कंसिडर्ड 0। 8 और 3 का डिफरेंस कितना है? 5। 2 और 2 का 0, 8 और 1 का 7, 11 और 6 का 5, 13 और 8 का 5, 6 और 0, 12 और 12 0, 13 और 11 2, 17 और 10 7, 12 और 5 7, सॉरी 8, 17 17 0, 15 17 2। यह आपने टोटल फ्लोट निकाल लिया जस्ट बाय टेकिंग अ डिफरेंस एट अ अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट, या अर्ली फिनिश या लेटेस्ट फिनिश, दोनों का डिफरेंस में से आप पुट कर लेते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा। हमने इंटरप्रिटेशन उसका देख लिया था, क्या इंटरप्रिटेशन है। अब आगे बात करते हैं कि ये फ्री फ्लोट कैसे निकलेगा। बिफोर आई गो टूवर्ड्स फ्री फ्लोट, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि हम 3 तरीके से क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। 2 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीसरे की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पे टोटल फ्लोट में 0 आ रहा है, वो एक्टिविटी आपकी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है। देखते हैं, 0 यहाँ आ रहा है 1 to 4, 1 to 4, यस सर। 0 यहाँ आ रहा है आपका 4 to 5, 4 to 5, यस सर। 0 यहाँ आ रहा है 5 to 8, 5 to 8, यस सर। 0 आपका यहाँ आ रहा है 8 to 10, 8 to 10, यस सर। यही आपकी, तो जहाँ
आपका जीरो आ रहा है वही क्रिटिकल एक्टिविटी है, वही क्रिटिकल पाथ है। सर ऐसा क्यों? अरे जीरो का मतलब ये फ्लोट, टोटल फ्लोट जीरो का मतलब ये कि इसमें डिले पॉसिबल नहीं है, और डिले किसमें पॉसिबल नहीं होता? क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी में, इसलिए ही तो यहाँ जीरो आ रहा है। यहाँ 5 का मतलब क्या? 5 दिन तक इस एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो? डिले कर सकते हो। 7 दिन तक डिले कर सकते हो, 7 दिन तक कर सकते हो, 8 दिन तक कर सकते हो, 2 दिन तक कर सकते हो। पर क्या ये सारे डिले पॉसिबल हैं? नहीं। कुछ डिले ऐसे होंगे जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे, कुछ सक्सीडिंग से होंगे। दैट इज हम फ्री फ्लोट निकालेंगे, इंडिपेंडेंस फ्लोट निकालेंगे और इंटरफेरेंस फ्लोट निकालेंगे। ना हाउ टू कैलकुलेट द फ्री फ्लोट? वेरी सिंपल। मैंने क्या बताया? टोटल फ्लोट का वो हिस्सा जो सक्सीडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो मैं क्या करूं? टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग को कर देता हूं, क्योंकि हेड इवेंट स्लैग ही तो किसको रिप्रेजेंट करता था? आपको सक्सीडिंग एक्टिविटी के इवेंट को। तो मैं इसे माइनस कर देता हूं, तो आपका क्या निकलेगा? फ्री फ्लोट। सिंपल। तो फ्री फ्लोट इज नथिंग, इट इज अ टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग। तो 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 0 2। ये आपका क्या निकल के आ गया? फ्री फ्लोट। वंस यू कैलकुलेट द फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा? 2 तरीके हैं, टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग माइनस टेल इवेंट स्लैग। दोनों स्लैग्स को माइनस कर दो, या फिर आप एक काम करो, फ्री फ्लोट में से टेल इवेंट स्लैग को माइनस कर दो, जो भी आएगा वो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा। फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैग, तो 0 माइनस 0 0 0 0, 0 माइनस 5। वेन एवर यू गेट ए नेगेटिव फिगर, आप उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो? 0 लिखने वाले हो। तो ये भी क्या आ गया आपका? 0। ये क्या आ गया? 0। ये क्योंकि 0 माइनस 5 माइनस 5 की जगह आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, माइनस में कोई फिगर नहीं आएगा। 0 0 0, ओके। 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 7 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। ये आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल के आया। इंटरफेरेंस फ्लोट इज टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। यदि आप निकाल लोगे वो इंटरफेरेंस फ्लोट हो जाएगा। टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, तो 5 माइनस 0 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 8 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। दोस्तों, हमने इंटरफेरेंस फ्लोट भी निकाल लिया। एक तरीका और है इंटरफेरेंस फ्लोट निकालने का। जो आपका हेड इवेंट स्लैग होता है ना, वही इंटरफेरेंस फ्लोट होता है। चेक कर लेते हैं। 5 5 0 0, 7 7, 5 5 5 5, 0 0 2 2। ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। तो दोस्तों, हमने पूरी टेबल बना ली है, 12 के 12 कॉलम्स बना लिए, हमने फ्लोट कैलकुलेट कर लिया, हमने स्लैग कैलकुलेट कर लिया, उनका इंटरप्रिटेशन देख लिया, हमने कौन सी चीज़, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में यहाँ बात कर ली। आपका प्रोजेक्ट कितना आप डिले कर सकते हो विदाउट हैम्परिंग द ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, विदाउट एलिमिनेटिंग, विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट, is one of the method which is given by the network, that is critical path method। आज हमने देखा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन और उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। क्रिटिकल पाथ मेथड के अलावा क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे मैं अपने प्रोजेक्ट की क्रिटिकल पाथ की जो ड्यूरेशन उसे कम कर सकता हूँ? हाँ दोस्तों, है। इसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन है, जैसे इसमें 17 निकलेगा, क्या इससे भी मैं कम कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, पर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। मैं कैसे कर सकता हूँ? दैट इज़ नोन एज क्रशिंग। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हम PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स के भी बारे में बात करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन और उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करने में आपकी मदद करेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स इससे क्लियर होंगे, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। प्लीज़, आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कीमती कमेंट दें। धन्यवाद। अगले वीडियो में